इस वीडियो में हम कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टडी करने वाले हैं, जिसमें से पहला टॉपिक है ओम्स लॉ, सेकंड टॉपिक इज इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस एंड रेसिस्टिविटी एंड थर्ड टॉपिक इज कंडक्टिविटी एंड कंडक्टेंस। तो चलिए सबसे पहले हम ओम्स लॉ के बारे में बात करते हैं। जब भी हम किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट को सॉल्व करते हैं तो उसके लिए हम ओम्स लॉ यूज करते हैं। ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग द करंट फ्लोइंग थ्रू ए कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस इट। यानी किसी भी कंडक्टर में फ्लो होने वाला करंट उस कंडक्टर के अक्रॉस अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अगर हम इसे मैथमेटिकली लिखें तो हम लिख सकते हैं V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। और यहाँ पे जब हम इस प्रोपोर्शनलिटी सिंबल को हटाएंगे तो इसकी जगह एक कांस्टेंट आएगा, जिसे हम यहाँ पे R के सिंबल से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। आर को हम कहते हैं इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। और रेजिस्टेंस किसी भी मटेरियल की वो बेसिक प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से वो करंट या चार्ज के फ्लो का अपोजिशन करता है। अगर हम वोल्टेज और करंट के बीच में ग्राफ ड्रॉ करें तो ये ग्राफ हमेशा एक स्ट्रेट लाइन होगा, क्योंकि जो वोल्टेज और करंट है वो दोनों एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं। और जब भी दो चीज़ें एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है तो ग्राफ हमेशा एक स्ट्रेट लाइन होता है जो कि ओरिजिन से पास होता है। इसी कॉन्सेप्ट को हमने एक डायग्राम की हेल्प से रिप्रेजेंट किया है। यहाँ पे वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस वो रीजन होता है जिसकी वजह से किसी भी कंडक्टर में करंट फ्लो होता है, यानी करंट को फ्लो करने में जो हेल्प करता है वो है पोटेंशियल डिफरेंस। लेकिन जो रेजिस्टेंस होता है, रेजिस्टेंस मटेरियल की वो प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से करंट या चार्ज के फ्लो का अपोजिशन होता है। तो ये क्या करता है, ये करंट को अपोज करने की कोशिश करता है। मतलब अगर किसी भी मटेरियल का रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा तो उसमें से करंट मुश्किल से पास होगा, उसमें से करंट ईजिली पास नहीं हो पाएगा। हमको याद रखना है कि जो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस है वो नेचर ऑफ द मटेरियल पे डिपेंड करता है, साथ ही उसके डायमेंशन पे डिपेंड करता है, और साथ ही डिपेंड करता है उसके टेम्परेचर के ऊपर। जो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस है उसकी ऐसा यूनिट होती है ओम। ओम में हम इसको मेजर करते हैं। तो चलिए अब हम इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस को थोड़ा डिटेल में स्टडी करते हैं। देखिए इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस का मतलब क्या है। तो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग इट इज द अपोजिशन ऑफर्ड बाय द कंडक्टर टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट थ्रू इट। यानी किसी भी मटेरियल की वो प्रॉपर्टी जिसकी वजह से वो चार्ज या करंट के फ्लो का अपोजिशन करता है उसे ही हम इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस कहते हैं। यानी अगर किसी भी मटेरियल का रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा तो इसका सिंपल सा मतलब ये होगा कि वो मटेरियल इलेक्ट्रिक चार्ज या करंट के फ्लो का ज़्यादा अपोजिशन करता है। अब हम देखते हैं कि इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस किन किन चीज़ों पे डिपेंड करता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं लेंथ ऑफ द वायर की। देखिए किसी भी वायर में या किसी भी कंडक्टर में जो इलेक्ट्रिक करंट है वो फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से फ्लो होता है। अगर वायर की लेंथ ज़्यादा होगी तो फ्री इलेक्ट्रॉन को उस वायर के अंदर से मूव करने में ज़्यादा कोलिजन्स फेस करनी पड़ेंगी, क्योंकि जब फ्री इलेक्ट्रॉन किसी भी कंडक्टर के अंदर से मूव करते हैं तो वो किसी एटम से भी टकराते हैं, किसी दूसरे इलेक्ट्रॉन से भी टकराते हैं। तो वायर की लेंथ जितनी ज़्यादा होगी उन फ्री इलेक्ट्रॉन्स को वायर के एक सिरे से दूसरे सिरे तक पहुंचने में उतना ही ज़्यादा डिफ़िकल्टीज फेस करनी पड़ेंगी, उतनी ज़्यादा कोलिजन्स फेस करनी पड़ेंगी। इसलिए वायर का रेजिस्टेंस ज़्यादा माना जाएगा। यानी वायर का जो रेजिस्टेंस है वो वायर की लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। साथ ही अगर हम बात करें कि वायर के क्रॉस सेक्शनल एरिया पे रेजिस्टेंस कैसे डिपेंड करता है, तो हम देख सकते हैं कि वायर का क्रॉस सेक्शनल एरिया जितना ज़्यादा होगा वायर के अंदर से फ्री इलेक्ट्रॉन्स को मूव करने में उतना ही ज़्यादा आसानी होगी। यानी वायर का रेजिस्टेंस क्रॉस सेक्शनल एरिया के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो गया, क्योंकि जितना ज़्यादा क्रॉस सेक्शनल एरिया वायर के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन उतना ही ईजिली मूव कर पाएंगे, यानी वायर का रेजिस्टेंस उन फ्री इलेक्ट्रॉन्स के लिए कम माना जाएगा। तो हम सिंपली लिख सकते हैं रेजिस्टेंस इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू क्रॉस सेक्शनल एरिया। अगर हम इन दोनों टर्म्स को कंबाइन करके लिखें तो हम लिख सकते हैं आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल बाई ए। और जब हम ये प्रोपोर्शनलिटी सिंबल हटाएंगे तो यहाँ पे एक कांस्टेंट आएगा जिसको हमने रो के सिंबल से रिप्रेजेंट किया है। रो को हम कहते हैं इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी या फिर स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। यहाँ पे हमको याद रखना है कि जो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी है जिसको हम रो के सिंबल से रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो नेचर ऑफ द मटेरियल के ऊपर डिपेंड करता है और साथ ही मटेरियल के टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करता है। इसके अलावा जो कंडक्टर की डायमेंशंस है यानी उसकी जो लेंथ और क्रॉस सेक्शनल एरिया है उसके ऊपर इलेक्ट्रिकल रेसिस्टिविटी यानी रो डिपेंड नहीं करता है। तो चलिए अब हम इलेक्ट्रिकल रेसिस्टिविटी को थोड़ा डिटेल में स्टडी करते हैं। अगर हम इसकी डेफिनेशन देखें तो हम कह सकते हैं इट इज डिफाइंड एज द रेजिस्टेंस ऑफ ए मटेरियल ऑफ यूनिट लेंथ विद यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। इसका सिंपल सा मतलब ये है कि एक वायर जिसकी लेंथ 1 मीटर है और उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया 1 मीटर स्क्वायर है तो उसका जितना भी रेजिस्टेंस होगा वो उसकी इलेक्ट्रिकल रेसिस्टिविटी के इक्वल होगा। जो इलेक्ट्रिकल रेसिस्टिविटी है उसकी ऐसा यूनिट होती है ओम मीटर। हम इसको ओम मीटर में मेजर करते हैं।
इलेक्ट्रिकल रेसिस्टिविटी के लिए हमको याद रखना है कि ये जो कंडक्टर है उसकी शेप और साइज से इंडिपेंडेंट होती है। मतलब कंडक्टर होगा, उसकी शेप और साइज कुछ भी रहे, अगर मटेरियल सेम है तो उसकी इलेक्ट्रिकल रेसिस्टिविटी सेम रहेगी। जो डिफरेंट टाइप के मटेरियल्स हैं उनकी इलेक्ट्रिकल रेसिस्टिविटी भी डिफरेंट डिफरेंट होती है। यहाँ पे आप इस सीक्वेंस में देख सकते हैं कि सबसे ज़्यादा जो इलेक्ट्रिकल रेसिस्टिविटी होती है वो होती है इंसुलेटर्स की, उसके बाद में आते हैं एलॉय, और उसके बाद में आते हैं सेमीकंडक्टर, और सबसे लास्ट में आता है कंडक्टर। यानी कंडक्टर्स की इलेक्ट्रिकल रेसिस्टिविटी सबसे कम होती है, और कंडक्टर्स के अंदर भी जो सिल्वर होता है, चांदी होती है, उसकी इलेक्ट्रिकल रेसिस्टिविटी सबसे कम होती है। अब हम ये देखते हैं कि जो इलेक्ट्रिकल रेसिस्टिविटी है वो किन किन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करती है। तो ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग हम लोग जानते हैं कि V इक्वल्स टू आई इंटू आर होता है। अगर हम यहाँ पे I की वैल्यू पुट करें, I का जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी के साथ में रिलेशन है वो हम यहाँ पे यूज करेंगे। I इक्वल्स टू एन ई ए वी डी होता है, वी डी इज द ड्रिफ्ट वेलोसिटी, तो ये इक्वेशन बन जाएगी V इक्वल्स टू एन ई ए वी डी इंटू आर। अब यहाँ पे अगर हम इस Vd की वैल्यू भी पुट कर दें, Vd इज द ड्रिफ्ट वेलोसिटी, और हम जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड की टर्म्स में अगर हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी को लिखें तो हम लिख सकते हैं ई टो बाई एम, जहाँ पे टो होता है रिलैक्सेशन टाइम। तो इक्वेशन बन जाएगी V इक्वल्स टू एन ई ए इन टू ई टो बाई एम इन टू आर। अब यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है E, उसको हम V बाई एल भी लिख सकते हैं, जहाँ पे V होता है पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस द वायर, और जो L है उसका मतलब होगा लेंथ ऑफ द वायर। तो यहाँ पे E को लिखा जा सकता है E इक्वल्स टू V बाई एल। अब ये जो E और E है इसको हम E स्क्वायर लिख सकते हैं, तो इक्वेशन लिखी जा सकती है एन ई स्क्वायर टो अपॉन एम इंटू वी बाई एल। हमने E को V बाई एल लिख दिया है इंटू आर। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे दोनों साइड में जो V है वो एक दूसरे को कैंसिल कर देगा, और जो R है R इक्वल टू लिखा जा सकता है एम अपॉन एन ई स्क्वायर टो इंटू एल बाई ए। अब अगर मैं इस इक्वेशन को कंपेयर करूं R इक्वल टू रो एल बाई ए से, तो हम यहाँ पे रो की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। रो इज इक्वल्स टू एम अपॉन एन ई स्क्वायर टो, यानी जो रेसिस्टिविटी है उसका फॉर्मूला हो गया एम अपॉन एन ई स्क्वायर टो। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि जो इलेक्ट्रिकल रेसिस्टिविटी है वो नंबर डेंसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। यानी अगर किसी भी मटेरियल में नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम अगर ज़्यादा होंगे तो उसकी रेसिस्टिविटी या उसका रेजिस्टेंस कम रहेगा। साथ ही जो इलेक्ट्रिकल रेसिस्टिविटी है वो रिलैक्सेशन टाइम के भी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है, और हम जानते हैं कि जो रिलैक्सेशन टाइम है वो सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर पे डिपेंड करता है और टेम्परेचर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। यानी अगर हम किसी भी कंडक्टर का टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो उसमें मूव करने वाले फ्री इलेक्ट्रॉन्स का रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीज होगा, और अगर रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीज होगा तो रेसिस्टिविटी और रेजिस्टेंस इंक्रीज होंगे। यानी डायरेक्टली हम कह सकते हैं कि किसी भी कंडक्टर का रेजिस्टेंस या रेसिस्टिविटी टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं, या आप ऐसे भी कर सकते हो रेसिस्टिविटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रिलैक्सेशन टाइम। चलिए अब हम बात करते हैं कंडक्टिविटी के बारे में। बेसिकली जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है वो इलेक्ट्रिकल रेसिस्टिविटी का रेसिप्रोकल होती है। यानी आप कह सकते हो द इनवर्स ऑफ रेसिस्टिविटी ऑफ ए कंडक्टर इज कॉल्ड इट्स कंडक्टिविटी। यानी अगर हम कंडक्टिविटी को सिग्मा से रिप्रेजेंट करें तो हम लिख सकते हैं सिग्मा इक्वल्स टू वन अपॉन रो। यानी जो रेसिस्टिविटी है उसका जो रेसिप्रोकल होता है उसे ही हम इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी कहते हैं। जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है उसके ऐसे यूनिट्स होती हैं ओम इनवर्स, मीटर इनवर्स, या फिर हम मोहो मीटर इनवर्स भी इसको लिख सकते हैं। इसी तरीके से सेकेंड टर्म है कंडक्टेंस, और जो कंडक्टेंस है वो रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल होता है। यानी आप कह सकते हो द इनवर्स ऑफ रेजिस्टेंस इज कॉल्ड कंडक्टेंस ऑफ द कंडक्टर। यानी कंडक्टेंस का फॉर्मूला बन गया G इक्वल्स टू वन बाई आर। आर इज द रेजिस्टेंस, और रेजिस्टेंस का जो रेसिप्रोकल है वन बाई आर उसे ही हम कंडक्टेंस G बोलते हैं। यहाँ पे जो कंडक्टेंस है उसकी ऐसा यूनिट होती है ओम इनवर्स या फिर मोहो। तो गाइज आज के इस वीडियो में हमने ओम्स लॉ के बारे में स्टडी किया, और साथ ही हमने स्टडी किया कि कंडक्टिविटी और कंडक्टेंस क्या होते हैं, और इलेक्ट्रिकल रेसिस्टिविटी और रेजिस्टेंस का मतलब क्या होता है। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा, तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही आप बेल आइकन को भी प्रेस कर सकते हैं ताकि आपको नए नए वीडियोज़ के अपडेट सबसे पहले मिलते रहें।